Class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. So today we will continue the second part of The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. ज़ाम्बिया में लुसाका चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहाँ लिखा है विश्व का सर्वाधिक खतरनाक पशु। पिंजरे में कोई पशु नहीं है, केवल एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। यानी सबसे खतरनाक पशु कौन हुआ? आप स्वयं। विभिन्न देशों में अनेक अभिकरणों की कृपा से विश्व के इस सर्वाधिक खतरनाक पशु में अब नई चेतना उजागर हो गई है। वह समझ गया है कि बुद्धिमत्ता, प्रभुत्व, जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की है जिनके साथ मनुष्य इस पृथ्वी को भोग रहा है। उन सूचित पशुओं की संख्या के अनुमानों में भारी विषमता है। जीवशास्त्रियों के अनुमान में 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो अपयशी के अंधेरे में तड़प रही हैं। यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि हम लोगों ने लगभग 14 लाख जीवित प्राणियों को नाम दिया है इस संसार में, लेकिन इसके अलावा लगभग 30 लाख से 1 अरब ऐसी प्रजातियां भी हैं जो इस पृथ्वी पर रह रही हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा है। यानी बहुत सारे प्रजातियां, बहुत सारे जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brandt report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes, and
ailing environment। ये देखिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया है, ब्रेंट आयोग जिसका नाम है, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय मिस्टर L.K. झा भी सदस्य थे। ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर यदि कुछ हो रहा है और भारत का कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे। उन प्रारंभिक आयोगों में से था जिसने अन्य बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी व पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया। यानी कई सारे प्रश्न इकोलॉजी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित रखे जाते थे, प्रश्न उठाए जाते थे और उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास किया जाता था। जब उत्तर मिल जाते थे तब उन उत्तर पर कार्य किया जाता था कि किस तरह से हम अपने पृथ्वी को सुधारें। पहली ब्रेंट रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया। अब देखिए, पहली ब्रेंट रिपोर्ट जो हुई उसमें प्रश्न उठाया गया। पहला, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मरुस्थल, घटिया क्षेत्र तथा रोगी पर्यावरण वाला जला भुना मुंह छोड़कर जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई है इस प्रश्न में कि क्या हम हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जंगल काट काट के मरुस्थल बना दिए जा रहे हैं और अच्छे क्षेत्रों पर सब रहने के लिए ले लिया जा रहा है और घटिया क्षेत्र छोड़ दिए जा रहे हैं। पर्यावरण हमारा दूषित हो गया है, जिसको रोगी कहा गया है। और क्या इस संसार में जो इतनी भयानक गर्मी व्याप्त हो रही है इम्बैलेंस के वजह से पर्यावरण में, तो क्या जला भुना मुंह छोड़कर हम जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए? भाई, यदि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम इसका उपभोग कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके लिए भी तो हम कुछ अच्छा करके जाना चाहिए हमें। जैसे किसी घर में कोई बच्चा होता है या कई बच्चे होते हैं, तो माता पिता उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद उनको तैयार करते हैं कि वो अपना जीवन अपने तरीके से जी सकें, लेकिन साथ ही साथ वो उनके भविष्य के लिए कुछ और तैयारियां भी करते हैं। जैसे उनके लिए मकान बना के दे देना, जैसे उनके लिए सेविंग्स इकट्ठा करके दे देना, जैसे उनके लिए सोना चांदी खरीद के रख देना, है ना, कि यदि कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। तो यदि हम अपने घर का ध्यान रखते तो ठीक उसी तरह से हमें इस पृथ्वी पर जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे जल है, वायु है, बिजली है, क्या इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है? और इन सब से ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो आवश्यक है वो है ऑक्सीजन। पेड़ कटते चले जा रहे हैं, नदियाँ दूषित होती चली जा रही हैं, अच्छे अच्छे मैदान सब घर बनते चले जा रहे हैं, तो क्या बचेगा? मरुस्थल ही तो बचेगा और घटिया क्षेत्र बचेंगे और रोगी पर्यावरण बचेगा। तो क्या यही हम अपने भावी पीढ़ी को देकर जाएंगे? बहुत ही गलत है। उत्तर है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics.
In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein conscious and protein hungry world, our fishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to produce firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. बच्चों, ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एक तारतम्य में इन चीज़ों को लेना आवश्यक है। चलिए अब इसका अर्थ जानें। अपनी विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने पृथ्वी की 4 मुख्य जैव प्रणालियों की ओर ध्यान दिलाया है। यानी उनके अनुसार पृथ्वी पर जो 4 जैव प्रणाली है उसका ध्यान देना परम आवश्यक है, क्योंकि वो उनका नुकसान बहुत अधिक होता जा रहा है। जैसे मछली पकड़ना, वन, घास के मैदान तथा फसल की धरती, तथा ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये अर्थव्यवस्था के आधार हैं ये 4 चीज़ें। हमारे भोजन के अतिरिक्त ये चारों प्रणालियाँ हमारे उद्योगों के लिए लगभग सभी पदार्थों की पूर्ति करती है, सिवाय खनिजों के व पेट्रोल से बने कृत्रिम पदार्थों के। संसार के बड़े भागों में मनुष्य के इन प्रणालियों पर नियंत्रण करने के कारण में प्रणालियाँ स्थायी रहने योग्य नहीं रहीं। यानी जो प्रणाली बनाई गई थी अब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन लाना चाहिए, तभी ये चारों प्रणालियाँ जीवित रहेंगी। ऐसे बिंदु पर जहाँ उनकी पैदावार क्षीण हो रही है, यानी जो उनकी पैदावार है वो नष्ट होती चली जा रही है, यानी हम ले ज़्यादा रहे हैं और सुरक्षा कम कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो मछली उद्योग समाप्त हो जाता है। देखिए, ढेर सारी मछली पकड़ रहे हैं, मछली उद्योग समाप्त हो गया। जंगल काट रहे हैं, वन लुप्त हो जाते हैं। घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं। वह फसलों की ज़मीन क्षीण हो जाती है, यानी जिन ज़मीन पर फसल उगाया जाता है इतनी बार फसल उगा लिया जाता है कि उसकी उर्वरा शक्ति एकदम समाप्त हो जाती है। प्रोटीन सचेत व प्रोटीनहीन संसार में उचित मात्रा में अधिक मछलियाँ पकड़ना प्रतिदिन सामान्य होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि प्रतिदिन मछलियाँ जो पकड़ी जा रही हैं वो अधिक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मछलियाँ समाप्त होती जा रही हैं। निर्धन देशों में भोजन पकाने के लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। देखिए, जो गरीब देश हैं वहाँ आज भी लकड़ी से चूल्हा जलता है और तब जाकर के भोजन बनता है। तो लकड़ी कहाँ से आ रही है? वनों से आ रही है। वन की कटाई कर कर के लकड़ियाँ ली जा रही हैं, तो वन समाप्त हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है कि भोजन से अधिक खर्च भोजन पकाने के ईंधन पर होता है। देखिए,
कहीं कहीं ईंधन इतना अधिक महंगा हो गया है कि जो हम भोजन पकाते हैं उस पके हुए भोजन की कीमत ईंधन के कीमत से कम होती है, यानी लागत अधिक लगती है और उस पे भोजन कम बनता है। ऐसा मानना है, ऐसा पता लगाया गया है। डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन क्रमिक विकास के शक्ति स्रोत हैं। तो डॉक्टर मेयर्स के शब्दों के अनुसार ये जो उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंध में वन बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वन हैं, तो वो क्या है, शक्ति का स्रोत है, यानी एनर्जी के स्रोत हैं। उनके नष्ट होने से कई प्रजातियां लुप्त होने से जूझ रही हैं। तो देखिए, वन अगर समाप्त हो रहे हैं तो वन में रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि वन उनका घर है, वन में ही उनका भोजन है, और वन यदि समाप्त हो जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। बच्चों, आशा करते हैं कि ये जितने पैराग्राफ आपको पढ़ाए गए हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इससे, इस लेसन से हमें ये प्रेरणा भी लेनी है पढ़ने के साथ ही साथ कि हमें अपने आसपास पर्यावरण की सुरक्षा करनी है जितना संभव हो सके, नहीं तो क्या होगा, आने वाला समय और अधिक बुरा होता चला जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।